बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। तिलिस्मी झील का राज। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियां पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया। तिलिस्मी झील का राज। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम अनवर था। उसके बाप ने उसे बचपन ही से एक मदरसे में पढ़ने के लिए बिठा दिया था। वो ज़हीन था, इसलिए उस्ताद जो भी सबक देते थे वो उसको दूसरे बच्चों की बानिस्बत जल्दी याद कर लिया करता था। उसके ये उस्ताद बहुत शफीक थे और बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। उनको देखकर अनवर ने दिल में तहिया कर लिया था कि वो भी बड़ा होकर उन्हीं जैसा एक उस्ताद बनेगा और उन्हीं की तरह प्यार, मोहब्बत और नरमी से बच्चों को तालीम दिया करेगा। यही वजह थी कि वो बहुत दिल लगाकर पढ़ता था ताकि एक रोज वो भी इस काबिल हो जाए कि दूसरों को तालीम दे सके। वो 15-16 साल का हुआ तो उसने मदरसे से अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। उसका बाप उसे खेतों पर अपने साथ काम के लिए नहीं ले जाता था। उसकी नजरों में वो अभी तक बच्चा था और वो सोचता था कि ये अनवर के खेलने कूदने के दिन हैं। उसके बाप का ये भी ख्याल था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो खुद घर की जिम्मेदारियों को समझने लगेगा और बीवी बच्चों का खर्च उठाने के लिए कोई ना कोई काम शुरू कर देगा। 2-3 साल बाद उसके माँ बाप ने अनवर की शादी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से कर दी। उसकी बीवी का नाम सोना था और वो बहुत समझदार भी थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो दोनों मियाँ बीवी ने रिश्तेदारों की दी हुई खूब दावतें उड़ाई। जब शादी को चंद हफ्ते गुजर गए तो सोना ने अनवर से कहा, अनवर, अब कल से तुम्हें भी काम पर जाना चाहिए। ये अच्छा मालूम नहीं देता कि तुम्हारे अब्बा इतनी उम्र में काम करें और हम सब मिलकर खाएं। शादी से पहले की बात और थी। अब लोग सुनेंगे तो बातें बनाएंगे कि अनवर इतना बड़ा हो गया है मगर कमाता नहीं है। बूढ़े बाप को घर का बोझ उठाना पड़ता है। उसकी बात अनवर की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है प्यारी सोना, मैं कल से काम की तलाश में जाऊंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पहले ही से कोई काम करके अपने अब्बा का हाथ बटाना चाहिए था, मगर मैं काम किया करूंगा। खेतों पर काम करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा एक मदरसा हो और मैं बच्चों को अच्छी अच्छी बातों की तालीम दूँ। तालीम हासिल करने ही से एक इंसान अच्छा इंसान बनता है। सोना ने कहा, तुम फिक्र मत करो, शहर में मेरे मामू रहते हैं। वो बादशाह सलामत के महल में माली हैं। तुम उनसे मिलना हो सकता है। वो बादशाह सलामत से कहकर तुम्हें किसी मदरसे में लगवा दे। अगले रोज सोना ने उसे सुबह सवेरे बिस्तर से उठाकर बिठा दिया और खुद जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। फिर अनवर को साथ ले जाने के लिए खाना बना कर दिया। अनवर की माँ और बाप को जब पता चला कि आज वो सोना के मामू के पास काम के सिलसिले में शहर जाएगा तो वो दोनों भी बहुत खुश हुए। सोना के पास कुछ रकम मौजूद थी जो उसे शादी के मौका पर मिली थी। वो उसने अनवर के हवाले की ताकि वक्त पड़ने पर वो उसे खर्च कर सके और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। शहर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। अभी वो जंगल से कुछ फासले पर था कि उसने एक झोंपड़ी देखी जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत और उसका शौहर बैठे बातें कर रहे थे। बूढ़ी औरत कह रही थी कि आज हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, भूख से बुरा हाल है। अनवर ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हुआ। उसने अपना खाना निकालकर उनके सामने रखा और करीबी कुएं से सुराही में ठंडा ठंडा पानी लाकर उन्हें दिया। दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए और उसे दुआएं देकर मजे से खाने में मशगूल हो गए। चलते हुए अनवर ने सोना की दी हुई रकम में से आधे पैसे बूढ़े को दे दिए। बूढ़ा वो रकम देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, इस रकम से मैं एक कुल्हाड़ी खरीदूंगा और जंगल से लकड़ियां काट काट कर बेचा करूंगा।
इस तरह जो पैसे मिलेंगे वो हम दोनों मियाँ बीवी के गुजारे के लिए काफी होंगे। उसकी बात सुनकर अनवर मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़ा और थोड़ी देर बाद जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा तो उसे भूख सताने लगी। खाना तो वो उस बूढ़ी औरत और उसके शौहर को दे चुका था, अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि इतना बड़ा जंगल है, किसी दरख्त से फल तोड़कर खा लेगा। उसकी नजर एक बड़े से दरख्त पर पड़ी जिस पर सेब की तरह के फल लगे हुए थे। उन्हें देखकर वो खुश हो गया। वो फल काफी ऊंचाई पर थे और अनवर उन्हें जमीन पर खड़े खड़े नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसने दरख्त पर चढ़ने का इरादा कर लिया। वो दरख्त पर चढ़ा तो उसे ऊपर की एक शाख पर चिड़िया से थोड़ा बड़ा कई रंगों वाला एक परिंदा दिखाई दिया। वो परिंदा चारों तरफ से बेखबर एक फल पर चोंच मार मार कर उसे खा रहा था। अनवर को वो परिंदा बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि इस खूबसूरत परिंदे को मैं घर ले जाकर सोना को दे दूंगा, वो उसे देखकर बहुत खुश होगी। ये सोचकर वो बगैर कोई आवाज निकाले उसके नजदीक आया और फिर झपट कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस अचानक आफत से परिंदा घबरा गया और जोर जोर से अपनी सुरीली आवाज में चिल्लाने लगा। फिर उसने सहमी हुई नजरों से अनवर को देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करो तो मैं तुम्हें तिलिस्मी झील का राज बताऊंगा। मुमकिन है वो तुम्हारे किसी काम आ जाए। उसे इंसानों की तरह बातें करता देखकर अनवर हैरान रह गया। वो संभल कर एक मोटी सी शाख पर बैठते हुए बोला, ठीक है, तुम मुझे तिलिस्मी झील का राज बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। परिंदे ने कहा, तुम इस जंगल में किसी भी जगह खड़े होकर पूरे 100 कदम गिनकर सामने की जानिब चलो। 100 कदम पूरे हो जाएं तो रुक जाओ और फिर पूरे 100 कदम गिनकर दोबारा पीछे की जानिब आओ। अगर कदमों की गिनती बिल्कुल ठीक हुई तो तुम्हारे सामने एक झील नमूदार हो जाएगी। यही तिलिस्मी झील है। अगर इस झील का पानी किसी ऐसे शख्स पर डाल दिया जाए जो जादू जानता हो, तो इस अमल से वो अपना सारा जादू हमेशा के लिए भूल जाएगा और फिर कभी भी किसी पर जादू नहीं कर सकेगा। इसके अलावा उसने जिस पर भी अपना जादू किया होगा, उन लोगों पर से भी उसके जादू का असर खत्म हो जाएगा। ये है तिलिस्मी झील का राज। अनवर को ये बात बहुत अजीब सी लगी। उसने परिंदे को छोड़ दिया। इसके बाद उसने कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर दरख्त से नीचे उतरकर वो एक जगह खड़ा हो गया। वहां से वो 100 कदम आगे की तरफ गया। फिर जब 100 कदम पूरे हो गए तो वो गिन गिन कर 100 कदम पीछे की जानिब आया। जब ये गिनती पूरी हो गई तो अचानक उसके सामने एक हल्के से धमाके के साथ एक झील नमूदार हो गई, जिसमें सब्जी माइल पानी भरा हुआ था और उसमें जगह जगह काबिल के फूल नजर आ रहे थे। अनवर ने जल्दी से अपनी छागल में उस झील का पानी भरा और जैसे ही वापसी के लिए मुड़ा तो उसके कानों में फिर हल्के से धमाके की आवाज आई। उसने घूमकर देखा तो वो तिलिस्मी झील नजरों से गायब हो गई थी और अब वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां नजर आ रही थी जिनमें खरगोश के चंद बच्चे छुपे हुए थे और अपनी छोटी छोटी लाल लाल आंखों से अनवर को देख रहे थे। इसके बाद अनवर दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। शाम होते होते वो शहर पहुंच गया। उसे सोना के मामू के घर तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हुई। वो चूंकि बादशाह के महल में काम करता था, इसलिए बहुत से लोग उसे जानते थे जिन्होंने अनवर को उसके घर पहुंचा दिया था। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी खूब खातिर मदद की। अनवर ने जब उसको बताया कि वो काम के सिलसिले में शहर आया है तो उसने अनवर से कहा कि वो कोशिश करेगा कि उसकी नौकरी महल में ही लग जाए, मगर इसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि आजकल बादशाह सलामत एक मसले की वजह से बहुत परेशान है। अनवर के पूछने पर उसने बताया, 2-3 रोज पहले एक निहायत बदसूरत जादूगर बादशाह सलामत के पास आया था। उसने बादशाह से कहा कि वो शहजादी की शादी उसके साथ कर दे। उसकी बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसको गिरफ्तार कर लें, मगर वो जादूगर बहुत मक्कार था। इससे पहले कि सिपाही उसे पकड़ते, वो छलांग लगाकर छत से लटके
फानूस पर चढ़ गया और जाने किया पढ़कर शहजादी पर फूंका कि 17-18 साल की शहजादी का कद 2-3 साल के बच्चे जितना हो गया। जादूगर ये कहते हुए चला गया कि अगर बादशाह ने उसकी शादी अपनी बेटी के साथ नहीं की तो शहजादी हमेशा इतने ही कद की रहेगी। उसने बादशाह सलामत को सोचने के लिए 3 रोज दिए हैं। कल इस मोहलत का आखिरी दिन है। कल वो जादूगर फिर आएगा। देखो क्या होता है। ये कहानी सुनकर अनवर सोच में पड़ गया। उसने सोना के मामू से कोई बात नहीं की। अगले रोज सोना का मामू उसको लेकर महल गया और खुद बागीचे में काम करने लगा। महल आते हुए अनवर छागल अपने साथ ही ले आया था जिसमें तिलिस्मी झील का पानी था। महल में मौजूद सारे लोग खामोश थे और सहमे सहमे अपने काम करते फिर रहे थे। वो सब अपने बादशाह से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। उन्हें ये फिक्र हो गई थी कि जाने आज वो जादूगर आकर क्या गोल खिलाएगा। बादशाह अपने दरबार में बैठा था। उसे उस जालिम जादूगर का इंतजार था। बादशाह ने सोच लिया था कि वो उसे बहुत सी दौलत देकर इस बात पर राजी करने की कोशिश करेगा कि वो शहजादी पर से जादू का असर खत्म कर दे और उससे शादी का ख्याल भी छोड़ दे। अचानक महल में खलबली सी मच गई। चारों तरफ शोर मच गया। जादूगर आ गया, जादूगर आ गया। ये आवाजें सुनकर अनवर भी दरबार की जानिब लपका। पहरेदार तो अपने होशो हवास में ही नहीं थे। सबकी नजरें उस उड़ते हुए जादूगर पर लगी हुई थी जो अब महल में दाखिल होकर भरे दरबार में दाखिल हो गया था। अनवर को दरबार के दरवाजे पर किसी ने भी नहीं रोका क्योंकि तमाम दरबान और पहरेदार जादूगर की तरफ मुतवज्जे थे। वो बड़ी आसानी से दरबार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया। वहां उसने एक अजीबो गरीब शक्ल वाले शख्स को देखा जिसकी एक आंख छोटी और दूसरी आंख बहुत बड़ी थी। उसकी नाक बहुत लंबी थी और आगे से मुड़ी हुई थी। वो बादशाह के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अनवर समझ गया कि यही वो जालिम जादूगर है, इसकी वजह से बादशाह परेशान है। अनवर जादूगर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने सामने देखकर जादूगर के चेहरे पर गुस्से के असरात नमूदार हो गए। लड़के तो कौन है? मेरे सामने यूं खड़े होने का तेरा मकसद क्या है? क्या तो मुझे नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ? मेरा नाम अनवर है। तुम भी मुझे नहीं जानते हो वरना इस अंदाज में मुझसे बातें ना करते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शहजादी साहिबा पर से जादू का असर खत्म कर दो और अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इस जगह का रुख ना करो। अनवर ने कहा। बादशाह और तमाम दरबारी हैरत से अनवर को देख रहे थे। शहजादी जो जादू की वजह से बिल्कुल नन्ही मूनी हो गई थी, उसको अनवर की बहादुरी बहुत अच्छी लगी और वो इस बात से इतनी खुश हुई कि जोर जोर से तालियां बजाने लगी। जादूगर को ये देखकर मजीद गुस्सा आ गया। उसने शहजादी से कहा, बोनी शहजादी, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले इस लड़के को इसकी गुस्ताखी का मजा चखा दो। वो आंखें बंद करके मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। इतनी देर में अनवर ने अपनी छागल में से थोड़ा सा पानी निकालकर जादूगर के चेहरे पर फेंक दिया। उसके मुंह पर पानी पड़ा तो सबके कानों में बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की तेज आवाजें आने लगी। इसके साथ ही जादूगर के मुंह से काले सियाह रंग का धुआं निकला और एक गोले की शक्ल में कुछ ऊपर जमा होने लगा। इस गोले में अजीब अजीब खौफनाक शक्लें नजर आ रही थी। फिर उस धुएं के गोले में से निहायत खौफनाक चीखों की आवाजें आईं और कुछ देर बाद वो गोला बड़ी तेजी से एक खिड़की में से होता हुआ बाहर निकल गया। जादूगर सख्त घबरा गया था। वो फटी फटी आंखों से अनवर को देखने लगा। ऐन उसी वक्त फिजा में जलतरंग से बजने लगे। सब लोगों ने चौंक कर देखा। दरबार की छत से छोटे छोटे सुनहरी और बेहद चमकदार सितारे गिरना शुरू हो गए। उन सितारों ने शहजादी के गिर्द हिसार बनाया और उसके चारों तरफ घूमने लगे और फिर अगले ही लम्हे शहजादी का कद पहले ही जैसा हो गया। जादू का असर खत्म हो गया था।
अनवर ने जादूगर से कहा, बदबख्त जादूगर, मैंने तुम पर तिलिस्मी झील का पानी फेंक दिया है। अब तुम जिंदगी भर किसी पर जादू नहीं कर सकोगे। उसकी बात सुनकर जादूगर का मुंह खौफ से पीला पड़ गया। सारे दरबार में शोर मच गया। बादशाह खुद हैरत के मारे अपने तख्त से उठकर खड़ा हो गया था। अनवर ने निहायत अदब से कहा, बादशाह सलामत, अपने सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि वो इस नामुराद जादूगर को गिरफ्तार कर लें। अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बादशाह के हुक्म पर जादूगर को सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे लोहे की बेड़ियां पहनाकर जेल में डालने के लिए अपने साथ ले गए। शहजादी ने जब देखा कि उस पर से जादू का असर खत्म हो गया है और उसका कद फिर पहले जैसा ही हो गया है, तो वो खुश होकर मलिका के गिले से लग गई। सारा दरबार मुबारक, सलामत और मरहबा के नारों से गूंजने लगा। बादशाह ने आगे बढ़कर अनवर को अपने गिले से लगा लिया। मलिका ने अनवर से कहा, तुम्हारी वजह से हमें ये खुशी देखने को मिली है। हमारी शहजादी फिर पहले जैसी हो गई है। नौजवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर ने मलिका की बात सुनकर सर झुकाकर उसे तज़ीम दी। बादशाह के पूछने पर अनवर ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। बादशाह उसका बहुत एहसानमंद था। उसने कहा, नौजवान, तुमने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई है। हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अनवर ने दोनों हाथ बांध कर कहा, जहां पना, आप हमारे बादशाह सलामत हैं। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारा भी ये फर्ज है कि वक्त पड़ने पर हम आपके काम आएं और आपकी मदद करें। उसकी बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। मांगो, क्या मांगते हो? अनवर बोला, बादशाह सलामत, मैं तो अपनी बीवी सोना के कहने पर गांव से चलकर शहर नौकरी करने आया हूँ। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं समझूंगा कि यही मेरा इनाम है। मेरी नौकरी लग जाएगी तो सोना बहुत खुश होगी। वो चाहती है कि मैं कुछ कमाऊं ताकि मेरा बूढ़ा बाप आराम से घर में बैठे। उसकी मासूमाना बातें सुनकर बादशाह बहुत हंसा। मलिका और शहजादी भी मुस्कुराने लगी थी। बादशाह ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी ख्वाहिश मंजूर है, मगर अब हम तुम्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। कहो, तुम कौन सा काम करना पसंद करोगे? हम तो चाहते हैं तुम हमारे वजीर खास बन जाओ। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। अगर मुझे ये जिम्मेदारी दे दी जाए तो मैं इसे अपनी खुश किस्मती समझूंगा। अनवर ने कहा, मेरा दिल चाहता है कि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा और एक एक बच्ची तालीम हासिल करे और एक मुफीद शहरी बने, जिससे हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी बात से हम बहुत खुश हुए हैं। तुम अगर चाहते तो हमसे भारी इनाम व इकराम लेकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे, मगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी लालच नहीं है। इसके अलावा तुम नेक दिल और समझदार भी हो। यही तो वो बातें हैं जो तालीम देने वालों में होती है। हमारी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम हमारी सल्तनत के बच्चों को तालीम दो। इस सिलसिले में हम तुम्हें तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे। चूंकि बादशाह सलामत का हुक्म था, इसलिए चंद ही दिनों में एक बहुत बड़ा मदरसा बनकर तैयार हो गया। उस मदरसे का सारा इंतजाम अनवर के हाथों में था। उसने मदरसे में बहुत सारे दूसरे अतालीक भी मुकर्रर कर दिए थे और थोड़े ही अरसे में दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे, जिन्हें अनवर और दूसरे उस्ताद निहायत प्यार मोहब्बत से तालीम देते थे। वो ना तो बच्चों को मारते पीते थे और ना ही उनसे सख्त लहजे में बात करते थे। सारे बच्चे इस अच्छे माहौल की वजह से खूब दिल लगाकर और शौक से पढ़ते थे। बादशाह ने यहाँ पर तालीम देने वालों की माकूल तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी थी, जो सरकारी खजाने से दी जाती थी। बादशाह ने अपनी तरफ से अनवर को रहने के लिए एक बड़ा सा घर भी दे दिया था।
और एक शाही बग्घी भी दी थी जिसमें 4 घोड़े जोती थे। इसके अलावा उसने 5000 अशरफियां भी उसे दी थी और कहा था कि ये उसका इनाम है। सोना का मामू भी बहुत खुश था। अनवर की वजह से बादशाह सलामत की नज़रों में उसकी भी बहुत इज्जत बढ़ गई थी। जब अनवर इन तमाम कामों से फारिग हो गया तो एक रोज़ वो अपनी बग्घी में बैठकर अपने घर आया। वो शहर से अपने साथ बहुत से कपड़े और दूसरे तोहफे तोहफ़े भी लाया था जो उसने गांव के तमाम लोगों में तकसीम किए। इसके अलावा उसने उन लोगों को नकद रकम भी दी। उसके माँ बाप और उसकी बीवी सोना सब बेहद खुश थे। अगले रोज अनवर अपने घर वालों को अपने साथ शहर ले आया और फिर सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।